हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। और इस वीडियो के अंदर हम जो आपको सिखाएंगे उसके अंदर क्या है कि एनसीईआरटी के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं और उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आपके सामने बन के आ सकते हैं नीट एग्जाम के अंदर या फिर बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो उन सभी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के ऊपर हम अच्छे से पकड़ बनाएंगे। तो इस सीरीज का हमारा जो मोटिव है वो है कर लो एनसीईआरटी को मुट्ठी में। तो हम इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ेंगे, इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे कि भाई आपको एनसीईआरटी की जो टफ लैंग्वेज होती है, जो आपको पढ़ने में फेस करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस चीज़ को आप बड़े आराम से एक बार में क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों है जब हमारी बॉडी के अंदर न्यूरल सिस्टम पहले से प्रेजेंट है। गॉट इट। देखिए न्यूरल सिस्टम काम कैसे करता है, सबसे पहले इस चीज को देखते हैं। देखिए हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, ब्रेन बोल दो या फिर आप स्पाइनल कोड बोल दो, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या निकलती हैं? नर्व निकलती हैं। तो ये न्यूरॉन बना सकते हो, न्यूरॉन या नर्व एक ही बात होती है। ठीक है, डिटेल में कभी फिर पढ़ेंगे, अभी के लिए आप समझे। तो ब्रेन में से क्या निकलती हैं? कुछ नर्व निकलती हैं। वो नर्व एक टिश्यू के अंदर जाएंगी, वो नर्व एक टिश्यू के अंदर जाएंगी। अच्छा, टिश्यू के अंदर होते हैं बहुत सारे सेल्स, टिश्यू के अंदर होते हैं बहुत सारे सेल्स। अब ये बहुत सारे सेल्स मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो अब टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस टिश्यू के कुछ सेल तो इस नर्व के साथ कनेक्टेड हैं, कुछ सेल तो इस नर्व के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन इस टिश्यू के सारे सेल इस नर्व के साथ अटैच नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। जब ये नर्व किसी सेल के साथ कनेक्टेड होती है ना, जब ये नर्व किसी सेल के साथ कनेक्टेड होती है, तो बेसिकली उसको बोला क्या जाता है, देखिए जरा, उसको बोला जाता है जैसे यहाँ पे ए सेल है ना, ए सेल के साथ ये कनेक्टेड है, बी सेल के साथ कनेक्टेड है, सी के साथ कनेक्टेड है, डी के साथ कनेक्टेड है, ई, ठीक है, एफ, जी, एच। तो कुछ सेल के साथ तो ये कनेक्टेड है, लेकिन सभी सेल के साथ ये कनेक्टेड नहीं है। तो ये पूरा क्या है? टिश्यू। तो टिश्यू के कुछ सेल के साथ हमारी जो नर्व है वो कनेक्टेड है, बाकी सेल के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इस कनेक्शन को हम बोलते हैं इनर्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? इनर्वेशन। तो जब ब्रेन हमारे टिश्यूज को रेगुलेट करता है, तो उसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई जो नर्व है वो टिश्यू के कुछ सेल के साथ तो इनर्वेटेड होती है, यानी कि कनेक्टेड होती है, तो उनको तो ये रेगुलेट रेगुलेट करेगा। लेकिन जिन सेल के साथ, जैसे ये वाला सेल है ना, तो ये वाला सेल है, इसको आप एक्स सेल बोल दो, वाई सेल बोल दो, जेड सेल बोल दो। तो ये वाले जो सेल है इनके साथ नर्व कनेक्टेड नहीं है, तो इनको हमारा ब्रेन रेगुलेट नहीं करता। तो टिश्यू के अंदर जितने भी सेल होते हैं सभी के साथ ये इनर्वेटेड नहीं होती नर्व, इसीलिए टिश्यू के सारे सेल्स को ये रेगुलेट नहीं करता। ओके। तो एक प्रॉब्लम तो हमारे पास ये है कि सभी सेल्स के साथ ये इनर्वेशन नहीं होती। दूसरा, यहाँ पे जो सिग्नल आता है वो सिग्नल आता है किसकी फॉर्म में आता है? वो सिग्नल, देखिए वो सिग्नल आता है इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। सिग्नल आता है इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट फास्ट ट्रेवल करता है, तो ट्रांसमिशन क्या होती है इसके अंदर? रैपिड होती है। और इसके अंदर जो सिग्नल है वो क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड, यानी कि सिग्नल आएगा, सेल के पास जाएगा, जैसे ही सिग्नल सेल के पास गया वो सिग्नल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो सिग्नल होता है शॉर्ट लिव्ड। ओके। तो ये तीन बेसिक प्रॉब्लम है हमारे पास किस चीज की? न्यूरल सिस्टम के अंदर जो रेगुलेशन होता है। तो इन तीन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, इन तीनों प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक दूसरे सिस्टम की जरूरत होती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि जब हमारी बॉडी के अंदर न्यूरल सिस्टम पहले से प्रेजेंट है, तो उसके होने के बावजूद भी हमें एक दूसरे सिस्टम की, एक अनदर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ब्रेन या न्यूरल सिस्टम जो होता है वो टिश्यू के सभी सेल के साथ इनर्वेटेड नहीं होता, ट्रांसमिशन उसका रैपिड होता है, तो कुछ फंक्शन हमें स्लो भी तो करवाने होते हैं। और सिग्नल जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी कि कंटिन्यूसली सेल को रेगुलेट नहीं कर सकता। तो इसी वजह से हमें एक दूसरे सिस्टम की जरूरत है, जो कि क्या है हमारा? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जो है, ये सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर हमें प्रोवाइड कौन करता है? ये हमें प्रोवाइड करता है एंडोक्राइन सिस्टम। ओके। तो एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? देखिए एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखिए एंडो का अगर वर्ड देखें, एंडो देखो, सबसे पहले अगर बायो आपको पढ़नी है ना, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि भाई जो एंडोक्राइन होता है, आप इस वर्ड को समझने वाले तो आप इस वर्ड को डिवाइड कर दो। तो एंडो को अलग कर दो, क्राइन को अलग कर दो। एंडो का मतलब होता है विद इन। ठीक है, सपोज करो एक बॉडी है, सपोज करो एक बॉडी है,
इस बॉडी के अंदर ही अगर कोई प्रोसेस होती है, अंदर ही अगर कोई सिक्रीशन होती है, कुछ भी होता है, तो अगर बॉडी के इंटरनल कुछ हो रहा है, विद इन द बॉडी कुछ हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एंडो। तो एंडो का मतलब होता है विद इन द बॉडी, ठीक है? तो क्राइन, क्राइन जो वर्ड है, तो इस क्राइनिन वर्ड से हमने क्राइन को उठाया। तो क्राइन का मतलब होता है टू सिक्रीट, यानी कि ये एक बॉडी है जो कि क्या करती है, ये अपने ही अंदर किसी चीज़ को सिक्रीट करती है। यानी कि एक बॉडी है जो अपने ही अंदर किसी चीज को लगातार सिक्रीट करती रहती है। तो एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? तो इस सिस्टम के अंदर आती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और उनके हार्मोन्स, ठीक है? तो अब देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। देखिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, वो ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनके पास डू नॉट हैव डक्ट, उनके पास डक्ट नहीं होती। जब उनके पास डक्ट नहीं होती तो उनको क्या बोला जाएगा? डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है? जब उनके पास डक्ट नहीं है, तो डियर स्टूडेंट्स आप इस बात को ध्यान से समझें, जब उनके पास डक्ट नहीं है, तो अपनी सिक्रीशंस को अपने टारगेट तक कैसे पहुँचाएँगी? तो देखिए, सपोज़ करो ये हमारे पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ओके? देखिए इसके पास कोई डक्ट है, देखो जैसे ये मान लो कि यहाँ पे एक डक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कोई डक्ट ऐसी नहीं है। तो इनके पास जब डक्ट नहीं है, तो भई ये अपनी सिक्रीशन को अपने टारगेट ऑर्गन तक कैसे लेके जाएँगी? सपोज़ करो देखो बॉडी के अंदर ऐसा कोई बॉडी पार्ट नहीं होता जिसमें से ब्लड वेसल पास ना करे। तो इस एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर से भी तो ब्लड वेसल्स पास करेंगी। तो ब्लड वेसल पास करेंगी तो ब्लड भी तो फ्लो करेगा। जब यहाँ से ब्लड फ्लो करके जाता है, तो ये ग्लैंड क्या करती हैं? अपनी सिक्रीशंस को जो इस ग्लैंड के विद इन द ग्लैंड जो सिक्रीशन होती हैं, उनको इस ब्लड के अंदर इंट्रोड्यूस कर देती हैं। तो जो इस ग्लैंड से निकलने वाला केमिकल है जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। वो हार्मोन इस ब्लड के साथ होता हुआ आगे चला जाता है और आगे कहाँ चला जाता है? अपने टारगेट टिश्यू तक या टारगेट ऑर्गन तक चला जाता है। तो यानी कि ये ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जिनके पास डक्ट नहीं होती और वो अपनी सिक्रीशन को अपने अंदर ही सिक्रीट करती रहती हैं और डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपनी सिक्रीशन को डाल देती हैं। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी है आपको, ग्लैंड्स व्हिच डू नॉट हैव डक्ट्स यानी कि वो डक्टलेस होती हैं एंड सिक्रीट देयर केमिकल्स, जो वो केमिकल प्रोड्यूस करती हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड, वो अपने केमिकल्स को ब्लड के अंदर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवाती है, सिक्रीट करवाती है, राइट? चलिए फीचर्स की बात कर लेते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी आपको दिखा रखे हैं, ओके? यहाँ पे दिखा रखा है कि कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड के सेल हैं। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड के सेल क्या करते हैं? अपनी सिक्रीशन को देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए आप कि अपनी सिक्रीशन को ये जैसे जिसको आप हॉर्मोन्स बोलते हो, उसको ब्लड के अंदर डाला जा रहा है। तो अब ये ब्लड से कहाँ ब्लड इसको फ्लोट करवा के लेके जाएगा, तो ब्लड आगे चल के इसको हार्मोन को कहाँ डाल देगा? किसी टारगेट टिश्यू के पास, ठीक है? तो टारगेट टिश्यू के पास जाने के बाद ये हार्मोन जो है अपना एक्शन शो करेगा, ओके? आई होप कि हो सकता है कि आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा हो तो कि हार्मोन अपने स्पेसिफिक टिश्यू के पास ही कैसे जाएगा? किसी और टिश्यू के पास भी तो जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम जल्दी देखने वाले हैं, ठीक है? अगर आपको ज़्यादा क्यूरियस है आप इस क्वेश्चन के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। तो मैं आपको स्पेशल एक वीडियो बना के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि ये हार्मोन अपने एक स्पेसिफिक टिश्यू के ऊपर जाके ही काम क्यों करता है। तो जैसे देखो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन जाते तो ब्लड में ही है। तो हर एक हार्मोन ब्लड में जा रहा है, तो वो हर एक हार्मोन एक अपने स्पेसिफिक टिश्यू में जाके काम कैसे कर रहा है। तो किसी भी टिश्यू में जाके कोई भी हार्मोन किसी भी टिश्यू में जा सकता है। तो उसको कैसे पता कि ये मेरा टारगेट इश्यू है, गॉट इट? तो इस चीज़ को अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको एक अच्छे से वीडियो बना के इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो हम एक बार फीचर्स देख लेते हैं। भई जब देखो सपोज़ करो ये हमारा टिश्यू है, मैं एक बार आपको फिर से एक दूसरा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ। ये टिश्यू के अंदर आपको पता है ना कि टिश्यू की डेफिनिशन क्या है? देखिए जो टिश्यू होता है ना, तो टिश्यू के अंदर क्या होते हैं? टिश्यू के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप बोलोगे टिश्यू जो होता है ना, सपोज़ करो ये हमारा एक टिश्यू है। अब टिश्यू किस-किस से बनता है? देखिए टिश्यू के अंदर कुछ सेल होते हैं। टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं और इन सेल्स के बीच में आपको और क्या मिलता है? इन सेल्स के बीच में आपको एक फ्लूइड मिलता है। आप उस फ्लूइड को क्या बोलोगे? आप उस फ्लूइड को बोलोगे ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, राइट? अच्छा, टिश्यू बनता है 2 चीज़ों से, एक तो सेल से और दूसरा ईसीएफ से एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से बनता है। तो जैसे न्यूरल सिस्टम था कि न्यूरॉन कुछ सेल के साथ इनर्वेटेड था, अटैच था और बाकी सेल के साथ अटैच नहीं था, तो कुछ सेल को रेगुलेट करेगा और बाकी सेल को रेगुलेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? आप ध्यान से देखें इस बात को। अभी सपोज़ कर लें ये हमारा हार्मोन मॉलिक्यूल है, ये हमारे हार्मोन मॉलिक्यूल है।
अब ये हार्मोन मॉलिक्यूल, तो थाउजेंड्स ऑफ हार्मोन मॉलिक्यूल आएंगे ब्लड से और डायरेक्ट किसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, ये मिक्स हो जाएंगे हमारे ईसीएफ के साथ। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसके अंदर जाके ये हार्मोन मिक्स हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारा हार्मोन ईसीएफ में मिक्स होगा, तो अब सोचने वाली बात है, अगर आपने टिश्यू चैप्टर कभी पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो ईसीएफ होता है वो तो हर एक सेल के कांटेक्ट में है, यस और नो। जब ईसीएफ हर एक सेल के कांटेक्ट में है, ठीक है, तो हार्मोन भी तो ईसीएफ में मिक्स हो गया, तो हार्मोन भी सभी सेल को मिलेगा। जब हार्मोन सभी सेल को मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हार्मोन सभी सेल को रेगुलेट करेगा। तो जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, लास्ट हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ पे जो न्यूरॉन है वो सभी सेल्स के साथ इनर्वेटेड नहीं है, तो सभी सेल को रेगुलेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हार्मोन जो है वो ईसीएफ में मिक्स होकर के सभी सेल को रेगुलेट करेगा, रेगुलेट ऑल द सेल्स। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। बट अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, आपको कुछ समझ आने में कमी रह गई है, तो या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो या फिर आप इस वीडियो को रिवाइज करके देखें। होपफुली आपको डेफिनेटली समझ आएगा। बहुत क्लियर मैंने इस कंसेप्ट को करने की कोशिश करी है, बहुत इजी में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप रिवाइज करके देखिए या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, तो मैं कुछ अदर मेथड से आपको बताने की कोशिश करूंगा, राइट। तो नेक्स्ट फीचर क्या है हमारे पास, ट्रांसमिशन स्लो। अब देखिए वहां पे जो सिग्नल आ रहा था हमारे न्यूरल सिस्टम में, वो आ रहा था इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, जो कि बहुत फास्ट होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी स्पीड कितनी होती है, 100 मीटर पर सेकेंड होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हार्मोन आ रहा है, हार्मोन जो आ रहा है हमारी बॉडी में, वो हार्मोन ब्लड के साथ आ रहा है और ब्लड की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती। तो ब्लड हार्मोन्स को धीरे धीरे लेके आता है, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल क्या होता है, स्लो होता है, स्लो होता है, राइट। दूसरी बात, भाई यहाँ पे जो सिग्नल है वो लॉन्ग लिव्ड होता है, सॉरी ये स्लो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था। ये जो सिग्नल है वो क्या होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है। क्या होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है, यानी कि सिग्नल ज्यादा देर तक यहाँ पे रुकता है। कैसे, अब देखिए जो हार्मोन ईसीएफ में गया था, जो हार्मोन आप यहाँ पे देखिए, जो हार्मोन ईसीएफ में गया था, ठीक है, तो ईसीएफ में जाने के बाद, सेकेंड, ईसीएफ में जाने के बाद होगा क्या, ईसीएफ में जाने के बाद, जस्ट अ सेकेंड, तो ये हमने वापस एक टिश्यू बना दिया और इसके अंदर हमने आपको दिखाया था ये क्या है हमारा ईसीएफ। अब ईसीएफ में जाने के बाद जो हमारा हार्मोन है बेटा, हार्मोन का मेटाबॉलिज्म होगा कि नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म तो सबका होता है, तो हार्मोन का भी तो मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म मतलब एक बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस नहीं होता, मेटाबॉलिज्म का एक फिक्स रेट होता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म, हार्मोन के मेटाबॉलिज्म होने में कुछ टाइम तो लगेगा। जब तक ये पूरा हार्मोन मेटाबॉलाइज नहीं हो जाता, जब तक ये पूरा हार्मोन यूटिलाइज नहीं हो जाता, तब तक ये हार्मोन इस सेल को, इस टिश्यू को रेगुलेट करता रहेगा। तो आप बोल सकते हो कि हार्मोनल जो रेगुलेशन है दैट इज लॉन्ग लिव्ड, दैट इज लॉन्ग लिव्ड। तो तीनों ही पॉइंट, तो जो तीनों कमियां थी हमारे पास न्यूरल सिस्टम के अंदर, उन तीनों कमियों को हमने ओवरकम कर दिया, किसकी हेल्प से, एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प से। और एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के आपको बताने की कोशिश करी है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो अपने हॉर्मोन्स को, वो अपने हॉर्मोन्स को किसके अंदर सीक्रेट करती हैं, ब्लड के अंदर। और ब्लड से फिर ये हार्मोन कहाँ जाते हैं, ईसीएफ होता है टारगेट टिश्यू में। जब ईसीएफ में चलेंगे तो सभी सेल के साथ ये कांटेक्ट बनाएंगे और सभी सेल को रेगुलेट करेंगे, सो पूरे टिश्यू को रेगुलेट करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। अच्छा, अगर तो मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो हार्मोन के लिए ना हमारे पास दो डेफिनेशन है, एक ओल्ड डेफिनेशन है, एक न्यू डेफिनेशन है, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास ओल्ड डेफिनेशन थी तो हमने न्यू डेफिनेशन क्यों बनाई, भाई क्यों बच्चों को आप ज्यादा परेशान कर रहे हो, पहले ही इतना सारा कंटेंट है नीट में जो आ रहा है, इतना सारा डाटा है जो बच्चों को मतलब डेफिनेटली बच्चों को परेशान करता है, बच्चों को बहुत सारा कुछ याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है, टफ भी होता है, आसान भी होता है। तो आप क्यों एक चीज की दो दो डेफिनेशंस बना रहे हो ना। तो हम इस चीज को ही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के अंदर ये बिल्कुल मेंशन किया हुआ है कि भाई न्यू डेफिनेशन जो है हार्मोन की क्यों बनाई। तो पहले दोनों डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीचे लिखा हुआ है उसको भी हम अच्छे से रिवाइज करेंगे कि न्यू डेफिनेशंस को क्यों बनाए। अब देखिए और डेफिनेशन बेटा आप पहले समझ चुके हो कि हार्मोन वो केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स वो केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड में से सिक्रीट किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड उनको प्रोड्यूस करेगी
और फिर वो केमिकल क्या होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं, रिलीज यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड से बाहर चले जाते हैं। तो बाहर कहाँ जाते हैं, ब्लड के अंदर जाते हैं। यस, ब्लड में जाते हैं, विच ट्रांसपोर्ट देम टू डिस्टेंटली। तो ब्लड क्या करता है, उन केमिकल्स को उठा करके किसी ऐसे ऑर्गन या टिश्यू तक ले जाता है जो उसका टारगेट ऑर्गन होता है। और याद रखना कि भाई जो हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स का जो टारगेट ऑर्गन होता है, हॉर्मोन्स का, इन केमिकल्स का जो टारगेट ऑर्गन होता है, वो अपनी सोर्स एंडोक्राइन ग्लैंड से दूर प्रेजेंट होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। गॉट इट? समझे बात? तो जैसे आपने पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना होगा, आगे चल के हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, वहां से एक हार्मोन निकलेगा जैसे एसीटीएच। अब ये एसीटीएच जो हार्मोन होता है, ये किसके ऊपर काम करता है, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर। और एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, राइट? तो भाई किडनी कहाँ पे है, हमारे एब्डोमेन में। और पिट्यूटरी कहाँ पे है, ये पिट्यूटरी हमारे ब्रेन में है, हेड में है, राइट? तो एसीटीएच हेड से निकलेगा, तो सोर्स क्या है इसका, हेड रीजन। और ये काम कहाँ पे करता है, एब्डोमेन के अंदर, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। तो हो गया ना, कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड के हॉर्मोन्स निकलते हैं, वो ब्लड की हेल्प से एक डिस्टेंटली लोकेटेड, दूर जो लोकेटेड टारगेट ऑर्गन है, वहां तक ट्रेवल करके जाते हैं। तो डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो ऐसे केमिकल्स ऐसे केमिकल्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, फिर उनको डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज किया जाता है, ठीक है? और फिर ब्लड उनको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन तक, राइट? तो इसी चीज को हमने अपने यहाँ पे फ्लो चार्ट के अंदर समझाने की कोशिश भी करी है, ठीक है? आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा तो बेटा आप उस पॉइंट को लेके या तो वीडियो को रिवाइज करके देखें या फिर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, ताकि मैं आपको इस पॉइंट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, हर एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट मान के चलिए, कोई भी पॉइंट आपके लिए अनइम्पोर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीट के अंदर कुछ भी आ सकता है ना, एनसीईआरटी के अंदर जो भी दिया है, नीट के अंदर कुछ भी आ सकता है। तो हर एक पॉइंट, छोटा पॉइंट आपके या तो +4 दिलवा सकता है या -5। ठीक है, जो नेगेटिव मार्किंग होते हैं, जिसको आप -1 की तरह देखते हो, उसको -1 की तरह मत देखा करो। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन आपका ठीक होता तो +4 मिलते ना, लेकिन अगर ये गलत हो गया तो -1 चले गए। तो -1 नहीं गए, आपके 4 भी तो गए ना, +4 भी गया और एक नंबर एक्स्ट्रा चला गया, तो आपके कुल मिला के 5 नंबर चले गए। गॉट इट? तो नेगेटिव मार्किंग को 1 मत देखा करो, 5 देखा करो। अगर इसको नेगेटिव मार्किंग को 5 देखोगे तो नेगेटिव मार्किंग धीरे-धीरे कम हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपका लॉस 1 नहीं हो रहा, 5 का लॉस हो रहा है, राइट? चलिए, तो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट के अंदर ये बताने की कोशिश की है आपको कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो अपने हार्मोन को ब्लड में डालेंगे, ब्लड उनको डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन तक लेके जाएगा। और इसी चीज़ को डेफिनिशन के अंदर कन्वर्ट करके हमने बना दी ऑल्ड डेफिनिशन, राइट? हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एनसीईआरटी से बाहर बता रहा हूँ। एनसीईआरटी बोलती है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जब हार्मोन जाता है तो ब्लड में जाता है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि ब्लड में ही जाएगा, ज़रूरी नहीं कि ब्लड में ही जाएगा। देखिए, वो या तो लिम्फ में जा सकता है, या तो लिम्फ में भी जा सकता है। गॉट इट? और या फिर अगर ब्लड में जा रहा है तो कौन से ब्लड में मिलेगा आपको? वीनस ब्लड में मिलेगा। कौन से ब्लड में मिलेगा? वीनस ब्लड। तो इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि आ जाए कि एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस को कौन से ब्लड में डालती है? तो वीनस ब्लड में डालती है, राइट? और लिम्फ में भी कुछ हार्मोन्स का जाना पॉसिबल है। गॉट इट? तो वीनस ब्लड में कैसे? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कि देखिए सपोज़ करो ये हमारे पास एक ग्लैंड है, तो एक आर्टरी आती है जो ब्लड लेके आती है, तो जो जा रही है ब्लड लेके उसको वेन बोलोगे। जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड अपने हार्मोन को रिलीज़ करेगी, तो हार्मोन आपको नज़र कहाँ पे आएगा? जब ब्लड बाहर आएगा तभी आपको हार्मोन नज़र आएगा ना यहाँ पे, राइट? तो जब यहाँ से ब्लड आ रहा था उसमें थोड़ी ना हार्मोन दिखेगा, आपको हार्मोन तब दिखेगा जब ये ब्लड ग्लैंड्स में से बाहर आएगा। और जो ब्लड ग्लैंड में से बाहर आता है वो तो वीनस का ब्लड रहता है, तो वेन बोलते हैं। तो इसीलिए आपको हार्मोन दिखेगा वीनस ब्लड के अंदर। इसलिए यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड अपने हार्मोन्स को वीनस ब्लड में सीक्रेट करती है, राइट? चलिए न्यू डेफिनेशन पे चलते हैं। देखिए न्यू डेफिनेशन क्या कह रही है। भाई न्यू डेफिनेशन ना कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रही है, जैसे कि न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो केमिकल्स जो नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट किसको बोलोगे? जो ना हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते, ना ही हमारी बॉडी को फूड प्रोवाइड करते, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं हार्मोन्स। दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन है वो केमिकल्स जो
इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं, यानी कि एक सेल के सिग्नल को दूसरे सेल तक लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये पिट्यूटरी ग्लैंड का सेल है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और ये एड्रिनल ग्लैंड का सेल है, राइट? तो एक सेल के सिग्नल को दूसरे सेल तक लेके जाना, आप उसको बोलोगे इंटर। इंटर मतलब दो सेल के बीच में, इंटरसेलुलर मैसेंजर, मैसेज लेके जाता है, तो मैसेंजर है ये। तो वो केमिकल जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, और जब उनको सिक्रीट किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है तो बहुत छोटी क्वांटिटी में उनको प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर में। ठीक है? तो तीन तरह की क्वांटिटीज आपको देखने को मिल सकती हैं। एक होती है जैसे लार्ज क्वांटिटी, एक होती है स्मॉल क्वांटिटी, एक होती है स्मॉल से भी मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी। क्या बोलोगे? वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो स्मॉल से भी छोटी जो होती है ना, वेरी स्मॉल, उस वेरी स्मॉल को आप बोल सकते हो ट्रेस अमाउंट। क्लियर? तो ट्रेस अमाउंट आप उसको बोल सकते हो। तो ट्रेस अमाउंट में जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको भी हम बोलते हैं हार्मोन। तो न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो केमिकल जो नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ट्रेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं हार्मोन्स। अब देखिए न्यू डेफिनेशन क्यों बनाई गई? भाई, पुरानी डेफिनेशन के अंदर हमने बात की एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। इन एंडोक्राइन ग्लैंड को हम और भी कुछ बोलते हैं, इनको हम और बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है? हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स, तो बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है। उनमें से जो केमिकल निकलते हैं, उनके साथ-साथ कुछ नए मॉलिक्यूल, ए नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स को भी हमने ऐड करना था हॉर्मोन्स की डेफिनेशन में, इसीलिए हमने एक नई डेफिनेशन बनाई। गॉट इट? तो पहले डेफिनेशन के अंदर हम मेंशन कर चुके थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, लेकिन हमें पता चला कि कुछ ऐसे भी हार्मोन हैं जो किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं निकलते, जैसे कि एएनएफ, ये हमारे हार्ट के एट्रिया में से निकलता है, तो हार्ट इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एरिथ्रोपोइटिन ये हमारी किडनी में से निकलता है, तो किडनी इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो कुछ ऐसे भी टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे भी टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं निकलते, लेकिन हार्मोन होते हैं। तो आप उन नए मॉलिक्यूल को काउंट करने के लिए हमने एक न्यू डेफिनेशन बनाई, जो ऐसे न्यू मॉलिक्यूल्स को भी इंक्लूड कर सके, इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से केमिकल निकलते हैं उनके साथ साथ। इसलिए इन मॉलिक्यूल को काउंट करने के लिए हमने एक न्यू डेफिनेशन बनाई, जिसके अंदर हमने सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा अदर मॉलिक्यूल्स को भी काउंट किया। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चलेंगे, यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम काम कैसे करते हैं, दोनों में कंपैरिजन कैसा है। तो देखिए, पहली बात आपको बता दूं कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिल करके हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। न्यूरल सिस्टम फास्ट रेगुलेशन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम स्लो रेगुलेशन करता है। अगर अपने बॉडी को स्लोली कुछ करवाना है तो एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत है, अगर हमारी बॉडी से कुछ फास्ट एक्शन करवाना है तो न्यूरल सिस्टम की जरूरत है, ऑब्वियसली। तो दोनों ही सिस्टम हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो एक दूसरे की जो कमियां हैं उनको पूरा करते हैं। जैसे देखिए, न्यूरल सिस्टम के अंदर सिग्नल जो होता है वो करंट की फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में होता है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर केमिकल्स की फॉर्म में होता है, और उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूरल सिस्टम के अंदर देखिए डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन होता है हमारे न्यूरल सिस्टम और टारगेट टिश्यू के बीच में, नर्व की हेल्प से। नर्व जाती है, ठीक है, नर्व जाती है। सपोज करो हमारे पास ब्रेन है, और ब्रेन में से एक नर्व निकलेगी, ब्रेन में से एक नर्व निकलेगी, और वो नर्व सिग्नल को लेके जाएगी, और वो नर्व सिग्नल को लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी भाई? टारगेट टिश्यू के पास लेके जाएगी, टारगेट टिश्यू के पास। तो टारगेट टिश्यू जो होता है, टारगेट टिश्यू जो होता है और ब्रेन जो होता है, सीएनएस जो होता है, उनके बीच में डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन है, किसकी वजह से? नर्व की वजह। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ऐसा कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता किसी ग्लैंड और टारगेट टिश्यू के बीच में। न्यूरल सिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन रैपिड होता है सिग्नल का, यहाँ पे स्लो होता है। और जो रेस्पॉन्स है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है न्यूरल सिस्टम में, और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर रेस्पॉन्स लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आता है, जब तक उस टारगेट टिश्यू के अंदर जितना भी हार्मोन है उसका कंप्लीट मेटाबॉलिज्म नहीं हो जाता, तब तक वो उस टिश्यू को रेगुलेट करता रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो कुछ सेल को ही मिलता है, पूरे टिश्यू के सभी सेल को रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि नर्व इनर्वेटेड नहीं होती सभी सेल के साथ। लेकिन यहाँ पे तो हार्मोन जो है वो ईसीएफ में मिक्स हो गया। जब हार्मोन ईसीएफ में मिक्स हो गया तो हार्मोन सभी सेल को कांटेक्ट में आएगा, और सभी सेल्स को कंटिन्यूअसली धीरे धीरे रेगुलेट करता रहेगा।
So these are the basic, you can say, difference between the functioning of neural system and endocrine system. नेक्स्ट हम एक चीज देख लेते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपने सुना हुआ है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? देखिए, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड बहुत मशहूर है, ठीक है। इसके अलावा एक और ग्लैंड होती है, उनको हम बोलते हैं हेट्रोक्राइन या कंपोजिट ग्लैंड। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, उनके सॉरी हम बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड की। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जिनके पास डक्ट होती है, हैविंग स्पेशल डक्ट टू रिलीज देयर सिक्रीशंस। तो उनके पास, अब देखिए, ये एक ग्लैंड है ना, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो इनके पास देखो ये डक्ट प्रेजेंट है, ये डक्ट प्रेजेंट है। तो इस डक्ट से ये अपनी केमिकल्स को, अपने सिक्रीशंस को बाहर रिलीज कर सकते हैं, बाहर रिलीज कर सकते हैं। तो इनके पास खुद की एक डक्ट होती है। तो उनको हम बोलेंगे डक्टेड ग्लैंड्स। डक्ट होती है तो डक्टेड ग्लैंड्स, और डक्टेड ग्लैंड जो होती हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसी डायग्राम के अंदर आपको एक ग्लैंड दिखा रखी है, देखिए इनके पास आपको डक्ट नजर नहीं आ रही। तो ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट किसके अंदर डाल देंगी? ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड के अंदर डालेंगी। किसके अंदर? ब्लड के अंदर डालेंगी। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो यहाँ पे हमें एक और डायग्राम दे रखा है स्वेट ग्लैंड का। तो स्वेट ग्लैंड के पास देखिए ये ग्लैंड है, ये उसकी डक्ट है। तो ऑब्वियस है कि कौन सी ग्लैंड हुई? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी ग्लैंड है? जैसे लीवर, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अभी क्या होती है? लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, जो 3 पेयर्स होती हैं हमारी ऑरल कैविटी की सराउंडिंग में, पेरिफेरी में। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे स्टमक की वॉल में होती हैं। तो ये सभी क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। हम छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के बीच में। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होती है, लेकिन एंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं होती। ये अपनी सिक्रीशंस को एक डक्ट के थ्रू अपने टारगेट साइट तक ले जाती हैं, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को ब्लड के अंदर डाल के अपने टारगेट साइट तक लेके जाती है। और ये अपनी सिक्रीशन को ब्लड के अंदर नहीं डालती, और एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में ही डाली जाती है। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशन है ना, वो कोई एंजाइम हो सकता है, लुब्रिकेंट हो सकता है, एक्सक्रीशन हो सकता है। एक्सक्रीशन की बात अगर बात करें तो यहाँ पे आएगा स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो एक्सक्रीशन करवाता है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होगा। एंजाइम तो बहुत सारी हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और वो एंजाइम प्रोड्यूस करती है। लुब्रिकेंट की बात कर लें, जैसे आपने कोपर्स ग्लैंड्स का नाम सुना होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। जो कोपर्स ग्लैंड्स होती हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो पेनिस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो लुब्रिकेंट सिक्रीट करती हैं। तो कोपर्स ग्लैंड्स क्या है? कोपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो होती हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती हैं, आप उनको कॉपर्स ग्लैंड्स भी बोलते हो। और इनकी जो सिक्रीशन है वो क्या है? लुब्रिकेंट, राइट। और ये ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है? ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, राइट। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन एंजाइम हो सकती है, लुब्रिकेंट हो सकता है, एक्सक्रीशन हो सकता है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? हार्मोन होती है। एग्जांपल क्या है हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड का? स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन, सॉरी, एग्जांपल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। देखिए ग्लैंड्स और भी बहुत सारी हैं, ये मैं आपको दो दो तीन तीन एग्जांपल जस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप 11th क्लास से एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए, तो आप बड़े आराम से इन 4-5 पॉइंट को मेंशन कर सकते हो, और आपको मार्क्स लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मार्क्स बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव डैश टू कैरी देयर सिक्रीशंस टू द स्पेशल टारगेट, स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो अपने सिक्रीशन को लेके जाती हैं, तो ब्लड से लेके जाती हैं, या तो कैपिलरीज भी आ सकता है, टिब्यूल्स उनके पास होती नहीं है। नो डक्ट्स, ये भी सही है, डक्ट्स ये गलत है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव नो डक्ट्स, ये ऑप्शन ज्यादा बढ़िया बैटर है। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनके पास कोई डक्ट्स नहीं होती अपनी सिक्रीशंस को स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन के पास लेके जाने के लिए। देखिए हमारे पास दोनों ही ऑप्शन सही बन रहे हैं, ए और सी ऑप्शन। लेकिन जब हमारे पास सी ऑप्शन है तो ये हमारी देखिए आंसर दोनों ही सही है, ए और सी। तो हम सी को टिक क्यों करेंगे? सी को टिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है। क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है तो हम इसको टिक करेंगे। अगर ये सी ऑप्शन नहीं होता तो हम कैपिलरीज वाला ऑप्शन टिक कर सकते थे, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हॉर्मोन्स इज इनकरेक्ट, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो न्यू डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन दिया, देखिए न्यू डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी ना, न्यू डेफिनेशन आई होप कि आपको न्यू डेफिनेशन अच्छे से याद होगी। मैं एक बार फ्लो चार्ट बनाता हूँ छोटा सा।
कि ऐसे केमिकल्स जो कि नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं और इंटर सेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? इंटर सेलुलर मैसेंजर्स का काम करते हैं। और इसके अलावा जो ट्रेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस होते हैं, जो ट्रेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस होते हैं। देखिए, अगर कोई केमिकल इन तीन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, इन तीन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, तो वो हार्मोन है। तो अब देखिए ये क्या थी हमारी न्यू डेफिनेशन से, राइट? हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट, सही लिखा है। एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, ये सही लिखा है। करेक्ट, इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, राइट? तो ये हमारा ऑप्शन नहीं बनता। ओके, हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, ये सही लिखा है जी। हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट लो होता है एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेसेस इन द ट्रेस अमाउंट, ये भी सही लिखा है। हार्मोन्स प्रोवाइड एनर्जी, भाई हार्मोन्स एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, ये गलत लिखा है। देखिए ये गलत लिखा है। एंड आल्सो इफेक्ट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द टारगेट सेल, ये सही लिखा है। लेकिन ये स्टेटमेंट तो गलत होगी ना, स्टेटमेंट तो गलत होगी। मैनी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म, यस यस यस। देखिए ये चीज मैंने आपको बताई नहीं है, लेकिन इस चीज को हम 12th क्लास में बताते हैं। जैसे आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा, इंसुलिन का, जो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता है, वो इंसुलिन पहले प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है। अगर जिसके आगे आपको प्रो लिखा मिल जाए तो समझ लेना कि वो इनएक्टिव फॉर्म है। क्या है वो? इनएक्टिव फॉर्म है किसी भी चीज की। अगर यहाँ पे लिखा है प्रो इंसुलिन, इट मींस वो इंसुलिन की इनएक्टिव फॉर्म है। और यहाँ पे प्रो हटा दिया तो ये इंसुलिन की एक्टिव फॉर्म है, राइट? ये इंसुलिन की एक्टिव फॉर्म है। ओके, तो ये डेफिनेशन भी सही है। तो हमारा, इन्होंने पूछा इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट है सी ऑप्शन, तो सी इज हमारा राइट आंसर। तो सी आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एंजाइम्स, विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ए सिंगल कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल्स बिकॉज ऑल ऑफ दीज हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल, ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, तीनों के तीनों ही करते हैं। आर एक्सक्लूसिवली सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इट प्रेजेंट। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर तो और भी बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर तो और भी बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसलिए तो हम एक कैटेगरी में नहीं रख सकते ना इनको, राइट? तो ये ऑप्शन सही नहीं है। और कंजुगेटेड प्रोटीन्स, तो सभी तो प्रोटीन्स, विटामिन तो प्रोटीन्स नहीं होते ना, राइट? विटामिन तो प्रोटीन्स नहीं होते। एनहेंस ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है दैट इज रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट, करेक्ट पूछा आपसे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा, ये गलत बात है। देखिए, जो न्यूरल सिस्टम होता है, जो न्यूरल सिस्टम होता है, न्यूरल सिस्टम रेगुलेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम को। कैसे करता है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जरूर बता के चलूंगा। आपने हाइपोथैलेमस का नाम सुना है? आपने हाइपोथैलेमस का नाम सुना होगा। जो हाइपोथैलेमस होता है वो किसका पार्ट है? न्यूरल सिस्टम का। अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर ही देखा जाए तो किसका पार्ट है? न्यूरल सिस्टम का। लेकिन वही तो है सुपर मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, सुपर मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी को। और ये पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है, तो ये क्या हो गया? सुपर मास्टर एंडोक्राइन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है। सिमिलरली हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी न्यूरल सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी, बट नॉट वाइस वर्सा बोल दिया उन्होंने, गलत हो गया। लेकिन करेक्ट पूछा है, न्यूरल सिस्टम रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा, ये वाइस वर्सा की वजह से गलत हो गया। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड न्यूरल सिस्टम रेगुलेट्स एंडोक्राइन एक्टिविटी, बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा। दोनों एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं। नाइदर हॉर्मोन्स कंट्रोल न्यूरल, ये तो पहले से गलत हो गया। नाइदर क्यों नहीं होता? दोनों रेगुलेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्गन सिस्टम दैट हेल्प टू रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थ्रू सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। सिंपली बता दो कि ऐसा ऑर्गन सिस्टम जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। हो गया आंसर हमारा, एंडोक्राइन सिस्टम। ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। नेक्स्ट, द nervous and endocrine system interact to produce the functions of all the body systems and help to maintain, interact to coordinate। होम्योस्टेटिक वेरी सिंपल है, होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी के अंदर न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं, वो होते क्यों हैं हमारी बॉडी के अंदर? कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए, कंट्रोल एंड
कोऑर्डिनेशन करने, क्यों करना भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी के अंदर, क्यों करना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? करना क्या है भाई, ये करते क्यों है? ये करते हैं बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस रखने के लिए, टू बैलेंस इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट, इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट जो होता है उसको बैलेंस करने के लिए। और इस बैलेंस को क्या बोलते हैं? इस बैलेंस को तो बोलते हैं होम्योस्टेसिस। आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा, ठीक है। होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस होता है इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाना। और इस बैलेंस को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और कौन करता है? नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे? ए ऑप्शन, होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। responses of the endocrine system are dash and dash than the nervous system behavior। endocrine system का response क्या था? याद करो, स्लो था, रैपिड तो नहीं आएगा, स्लो था और लॉन्ग लास्टिंग था। ब्रीफर, ब्रीफर यानी कि थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं, लॉन्ग लास्टिंग था। तो सी इज द बेटर ऑप्शन, राइट ऑप्शन। Next question number 8. Which of the following statements correctly differentiate the endocrine and nervous system? Differentiate करता है endocrine system regulate all types of body cells, सही लिखा है। Nerve fibers innervate all the body cell types, भाई सभी सेल को इनर्वेट करता है नर्व फाइबर, ठीक है। नहीं करता भाई, नहीं करता। हमने पढ़ा था कि भाई नर्व फाइबर जो होती हैं वो एक टिश्यू के कुछ सेल के साथ कनेक्टेड होती हैं, कुछ के साथ कनेक्टेड नहीं होती। एंडोक्राइन सिस्टम एक्ट्स ऑन द स्पेसिफिक मसल सेल, मसल सेल तक तो ठीक है। ये ओनली लगा दिया तो स्टेटमेंट गलत हो गया भाई। जहां भी ओनली, नेवर, परमानेंट, ऐसे कुछ जब एक्सट्रीम वर्ड यूज किए गए हो तो ध्यान देना, वो स्टेटमेंट मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकती है? गलत हो सकती है। तो सी भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया ना। इन्फ्लुएंस ऑफ द नर्वस सिस्टम इज मच ब्रॉडर, नहीं जी, मच ब्रॉडर होता है हॉर्मोन्स का, क्योंकि हार्मोन ईसीएफ में मिक्स होके सभी सेल को सिग्नल देते हैं, तो वो मच ब्रॉडर होता है। तो भाई ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है बोथ न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन्स, नहीं न्यूरोट्रांसमीटर, देखिए न्यूरोट्रांसमीटर याद रखना। देखो ज्यादा आपको दुविधा में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये देख लो, न्यूरोट्रांसमीटर नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है और हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। तो न्यूरोट्रांसमीटर फास्ट एक्ट करता है और हार्मोन स्लो एक्ट करता है। तो ना तो आप दोनों को स्लो बोल सकते हो, ए ऑप्शन गलत हो गया, ना आप दोनों को रैपिड बोल सकते हो, डी ऑप्शन गलत हो गया। और इसके बाद आप बोलोगे बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन और इन द, भाई हार्मोन जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं? वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर के काम करते हैं। और ऐसे ही न्यूरोट्रांसमीटर, हम न्यूरोट्रांसमीटर को पढ़ेंगे। आपने 10th क्लास के अंदर साइनेप्स पढ़ा होगा और साइनेप्स के अंदर आपने रिसेप्टर के बारे में सुना होगा। तो दोनों ही रिसेप्टर के साथ बाइंड करके काम करते हैं, बी ऑप्शन सही है। ट्रांसपोर्ट इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जरूरी नहीं है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ ही ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, गलत लिखा है। स्वेट ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड अपने सिक्रेशन को ब्लड में रिलीज करती हैं, तो ये तो एक्सोक्राइन होती हैं। तो ब्लड में जो सिक्रेशन करती हैं वो तो एक्सोक्राइन होती हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड टाइप्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स एग्जांपल। देखिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, टॉपिक के रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में ही क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। आप इस वीडियो को पॉज करके पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ो, आराम से सोचो, उनका आंसर दो, फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करके इस क्वेश्चन का आंसर को सुनो, ठीक है। तो आपको क्या है कि ज्यादा आपको सोचने का मौका मिलेगा और आप अच्छे से उनको समझ पाओगे। तो यहाँ पे करेक्टली पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है? भाई कौन सी ग्लैंड के सामने जो लिखा है? एड्रिनल ग्लैंड, नहीं जी, एक्सोक्राइन नहीं होती, एंडोक्राइन होती है। क्या होती है? एंडोक्राइन। प्लेसेंटा, नहीं जी, प्लेसेंटा एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। पेनक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड ओनली, ओनली की वजह से गलत हो गया, ये एंडो और एक्सो दोनों ही होती है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन, ये सही लिखा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। तो कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं और चलिए जल्दी खत्म करते हैं इनको। मुझे द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हार्मोन्स इज और आर करेक्ट पूछा है। न्यूट्रिएंट होते हैं, सही लिखा है। इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, सही लिखा है। ट्रेस अमाउंट्स में होते हैं, सही लिखा है। प्रोटीन होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, बायोजेनिक अमाइंस होते हैं, ये बिल्कुल सही लिखा है। भाई जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन किसी केमिकल से तो बने होंगे ना, या तो वो प्रोटीन से बने होते हैं या स्टेरॉइड से बने होते हैं। इसे एग्जांपल आपको दूंगा बहुत सारे, प्रोटीन का एग्जांपल देता हूँ, जैसे एफएसएच है, ओके। स्टेरॉइड का एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन। ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन, बायोजेनिक अमाइंस आप यहाँ पे ले सकते हो। एड्रेनालिन ले लो, एड्रेनालिन, राइट।
तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं, तो ये सभी इनसे बने होते हैं, तो ये भी सही लिखा है, तो ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, करेक्ट। 13 assertion देखिए, द नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसेस ए डिलेड रिस्पॉन्सेज दैट लास्ट्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड। नर्वस सिस्टम से लॉन्गर पीरियड की उम्मीद कैसे रख सकते हो आप? ठीक है, तो ये तो गलत लिखा है, ये तो गलत हो गया। न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये सही लिखा है भाई। आपने अगर साइनेप्स पढ़ा तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, देखिए साइनेप्स क्या होता है, एक न्यूरॉन है, ठीक है, और दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल दे रहा है, दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देता है, तो आप इस न्यूरॉन को बोलोगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और इसको बोलोगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या रिलीज करता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, तो ये सही लिखा है। न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से रिलीज होता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, तो ये सही लिखा है। तो आप देखो assertion इज false, रीजन इज ट्रू, तो आंसर आएगा हमारे पास डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, कौन सी गलत है भाई? हॉर्मोन्स प्रोवाइड केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, रेगुलेशन द ह्यूमन बॉडी, सही लिखा है। फॉल्स पूछा है, फॉल्स। हॉर्मोन्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ अवर ऑर्गन्स, सही लिखा है। बिसाइड्स हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैराथायराइड, थाइमस एंड जीआईटी, हार्ट, किडनी ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, बिल्कुल सही लिखा है, इनकी वजह से। हार्ट, जीआईटी, हार्ट, किडनी, लिवर, इनकी वजह से तो हमने न्यू डेफिनेशन बनाई थी हार्मोन की, राइट। हॉर्मोन्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन लाइक बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट किसको बोलते हैं? बायोकैटलिस्ट बोलते हैं एंजाइम को, बायोकैटलिस्ट बोलते हैं एंजाइम को, ठीक है। तो एंजाइम को आप रीयूज कर सकते हो, एंजाइम को आप रीयूज कर सकते हो, लेकिन हॉर्मोन्स को रीयूज नहीं किया जाता। तो फोर्स पूछा था, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। तो कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी करें इसको। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलीज्ड इनटू द, भाई हाँ, मैंने आपको बताया था कि जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, वो अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में डालती है ना, या तो ब्लड में डालती हैं या फिर वो लिम्फ में डालती हैं। ओके, तो ब्लड में अगर डालती हैं तो कौन से ब्लड में आपको हार्मोन दिखेगा, जो ब्लड एंडोक्राइन ग्लैंड से बाहर निकलेगा। और ब्लड जब भी किसी ग्लैंड या ऑर्गन से बाहर निकलता है तो उसको कौन सा ब्लड बोलते हैं, वीनस ब्लड, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए आप इसको ये नहीं कह सकते कि हमारे आंसर में दिया नहीं है, भाई आपको जब बॉडी सर्कुलेशन बता दिया, आपको जब रेस्पिरेशन बता दिया, तो आपको ये मतलब ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली गैस होना चाहिए कि वीनस ब्लड या डिक्सेंटर ब्लड ही बोलना है हमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एनसेट से बाहर है, एनसेट से बाहर नहीं है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, ये सही लिखा है। रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये भी सही लिखा है। हाईली स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन, हार्मोन स्पेसिफिक होते हैं। प्रोवाइड एनर्जी एंड ब्रीडिंग मटेरियल, गलत है भाई, हार्मोन एनर्जी या ब्रीडिंग मटेरियल नहीं देते, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, इस टॉपिक का। द सिस्टम या सिस्टम्स विच कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी, नर्वस सिस्टम ओनली, नहीं ओनली नहीं आएगा, ओनली की वजह से गलत हो गया, ओनली की वजह से गलत हो गया। डाइजेस्टिव नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम कब से रेगुलेट करने लगा, कब से कोऑर्डिनेशन करने लगा, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यस ये हमारा राइट ऑप्शन है कि भाई नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है, यही हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनको क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा एक जो इंट्रोडक्शन है हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर का, उसको अच्छे से समझा, ग्लैंड्स को देखा, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा, एंडोक्राइन ग्लैंड और न्यूरल सिस्टम के बीच में जो डिफरेंस है, कंपैरिजन है उनके एक्शन के बीच में, तो उसको हमने अच्छे से देखा, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, ठीक है। आई होप कि इससे बाहर क्वेश्चंस जाने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप थोड़ा वेट करें, तो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर हमें कमेंट करके थोड़ा मोटिवेट भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि जितना हो सके उतने बच्चों को इसकी हेल्प मिल सके, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं जा पाते या उनको हेल्प नहीं मिल पाती, तो यहाँ से हम ऐसा कंटेंट दे रहे हैं, क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, टॉपिक भी बताया जा रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया जा रहा है। और फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भई आपको यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, कुछ क्या चीज़ नहीं समझ आई, तो हम बेस्ट कोशिश करेंगे आपको बताने की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।